सो यहाँ पे जो भी हमारा डेटा होता है, सो द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन अ रॉ फॉर्मेट लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा आर स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। सो डेटाबेस के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं और जो भी हमारा डेटा है वो रॉ फॉर्मेट में होता है, मतलब उसका कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे कि हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, ऑडियो में, वीडियो में, तो ये होता है हमारा डेटा। तो इसी डेटा को हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में। तो ये जो हमारा डेटा है, डेटा एक हमारा कंपोनेंट होता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। नाउ सेकंड है डीबीएमएस। तो डेटाबेस का और एक कंपोनेंट है डीबीएमएस, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इंटरेक्ट विथ यूजर, एप्लीकेशन एंड डाटाबेस टू स्टोर मैनिपुलेट डाटा इनटू अ डाटाबेस। सो ये जो डीबीएमएस होता है ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है, ठीक है। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये यूज़र से इंटरेक्ट करता है, मतलब यूज़र से डेटा लेता है या फिर यूज़र को डेटा डिस्प्ले करता है, ठीक है। सेकंड, ये किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है, मतलब उसके पास से डेटा लेता है या फिर उसको डेटा देता है, एंड वो जो भी हमारा डेटा है उसके ऊपर प्रोसेस करके हमें डेटा बाहर निकाल के देता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है ये डेटाबेस बनाता है, उसके अंदर डेटा को प्रॉपर वे से स्टोर करता है और उसके ऊपर ऑपरेशन करके वो डेटा हमें अवेलेबल करके देता है। तो इसी को कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ओके। तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है जिसके थ्रू डेटाबेस के सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद है स्कीमा। सो डेटाबेस के अंदर हमारा जो भी डेटा है वो डेटा स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर, लेकिन डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए उस डेटा को किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है। सो डेटा को हम जिस स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं उसी स्ट्रक्चर को स्कीमा कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वर्ड अगर रेफर होता है डेटाबेस स्कीमा, तो डेटाबेस स्कीमा का मतलब क्या है कि डेटा स्टोर करने का क्या स्ट्रक्चर है, उसका जो मेटा डाटा है उसी को स्कीमा कहा जाता है, ठीक है। तो अभी डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम डेटा का स्ट्रक्चर के अंदर टेबल आता है, टेबल का फील्ड आता है, टेबल की रिलेशनशिप आती है एंड टेबल के कुछ कंस्टेंट आते हैं। तो इन सबको मिला के क्या बनता है? डेटाबेस की स्कीमा बनती है। तो जैसे हमने फंक्शन देखा था गोलैंग के अंदर, तो फंक्शन का एक सिग्नेचर होता है। फंक्शन का सिग्नेचर मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है, ओके। जैसे कि उस फंक्शन का नेम क्या है, वो कौन से पैरामीटर लेता है और क्या वैल्यू रिटर्न करता है, ये फंक्शन का सिग्नेचर हुआ। उस तरीके से ही डेटाबेस में स्कीमा जो होता है वो डेटा का स्ट्रक्चर होता है कि आप किस स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करने वाले हो, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है उसी को आप स्कीमा कहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। राइट नाउ अभी उसके बाद अगला कंपोनेंट है टेबल। सो इस डेटाबेस के अंदर टेबल भी एक कंपोनेंट है डेटाबेस का। जो भी हमारा डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। तो टेबल इज अ स्ट्रक्चर द स्टोर डाटा इन अ रो एंड कॉलम। तो जो भी डेटा है, जो हमारा डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो टेबल के अंदर हम स्टोर करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का डेटाबेस यूज़ कर रहे हो। सारे डेटाबेस टेबल का इस्तेमाल नहीं करते, उसके अंदर रिलेशनल डेटाबेस होता है जैसे RDBMS, वही टेबल का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो टेबल भी एक डेटाबेस का एक कंपोनेंट है जिसके अंदर आप डेटा को रो और कॉलम स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करते हो। तो टेबल इज अ प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर है टू स्टोर द डेटा इन RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। उसके बाद क्वेरी। अब ये क्वेरी भी एक डेटाबेस का कंपोनेंट माना जाता है, मतलब जिसका इस्तेमाल करके हम डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो क्वेरी का पर्पज़ ये होता है कि रिक्वेस्ट फॉर डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस रिटन इन ए क्वेरी लैंग्वेज लाइक SQL। तो जो भी हमारा डेटाबेस होता है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का यूज करके, तो उस डेटाबेस को हम क्वेरी देके, मतलब कोई रिक्वेस्ट देके हमें जो चाहिए उस तरीके से डेटा उससे निकाल सकते हैं या फिर डेटा उसके अंदर रख सकते हैं। तो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको एक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, उसी को कहा जाता है SQL, मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सो दीज लैंग्वेज आर इंटरमीडिएटर बिटवीन डेटाबेस एंड द यूज़र। जो भी उस डेटाबेस को यूज़ करना चाहता है उसको
वो क्वेरी लैंग्वेज के ज़रिए उस डेटा को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। या फिर कोई डेटाबेस सिस्टम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है कि आप GUI का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। लेकिन अगर किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करके डेटा लेना है तो उसको क्वेरी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी जो होती है एक रिक्वेस्ट होती है जो कि हम डेटाबेस सिस्टम को भेजते हैं और उस रिक्वेस्ट के वो हमें रिस्पॉन्स देता है, तो उसी को कहा जाता है क्वेरी, ठीक है। सो नाउ हियर उसके बाद है इंडेक्स। ओके, सो डेटाबेस के अंदर इंडेक्स एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम PostgreSQL सीख रहे हैं तो इंडेक्सिंग ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडेक्स एक वन काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ही होता है, ओके, कि इसका मेन पर्पस होता है कि टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ द डेटा रिट्राइवल ऑपरेशन। मतलब हमारे पास बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा हमने स्टोर किया है डेटाबेस के अंदर, अभी हमें उसमें से डेटा निकालना है। जैसे मान लो हमारे पास 1 करोड़ रिकॉर्ड्स है डेटाबेस के अंदर, तो हमें एक रिकॉर्ड निकालना है। तो 1 करोड़ रिकॉर्ड में से हम एक रिकॉर्ड निकालते हैं तो उसमें से उतना डेटा फिल्टर होकर एक रिकॉर्ड निकालता है। तो हमें इस तरीके का ऑपरेशन, एक फास्ट ऑपरेशन करना है। तो इसके लिए डेटाबेस सिस्टम एक अलग स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, उसी को इंडेक्स कहा जाता है। तो DBMS सिस्टम जो होता है, जो भी डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करने वाला सिस्टम होता है, जैसे हम ओरेकल यूज कर सकते हैं, MySQL, PostgreSQL, ये जो सिस्टम होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो उस डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, उसी को इंडेक्स कहा जाता है, जिसका यूज़ करके वो इफ़िशिएंटली फास्ट डेटा रिट्राइव करते हैं, ठीक है। लेकिन उसका कुछ प्रॉब्लम होता है कि मतलब जब हम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो भी डेटाबेस का स्टोरेज है थोड़ा स्पेस बढ़ता है और राइट ऑपरेशन में थोड़ा सा हमारा परफॉर्मेंस डाउन होता है, लेकिन रीड ऑपरेशन एकदम फास्ट होता है। तो यहाँ इसी को हम इंडेक्स कहा जाता है। तो सिंपली इंडेक्स इज वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही होता है, ओके। तो वो स्ट्रक्चर हम डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं, मतलब डेटा को उस स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं ताकि हमें फास्ट इफिशिएंटली डेटा रीड हो सके, हम डेटा को इफिशिएंटली बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द इंडेक्स। सो राइट नाउ हियर अभी हमने डेटा के कंपोनेंट देखे डेटाबेस के, यहाँ पे डेटाबेस के कंपोनेंट्स जिसका इस्तेमाल करके डेटाबेस सिस्टम बनता है और काम करता है, ओके। सो अभी हम देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, डेटाबेस के अलग अलग टाइप से अवेलेबल है, अलग अलग टाइप का डेटा अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, अलग अलग उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो अभी सबसे पहले देखते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस, ओके। तो रिलेशनल डेटाबेस है, इसी को कहा जाता है RDBMS, ओके। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि रिलेशनल डेटाबेस का इस्तेमाल करता है वो। अब ये जो रिलेशनल डेटाबेस है, इट इज़ ए यूज टेबल टू स्टोर डेटा एंड SQL फॉर क्यूरी दैट डेटा। सो मतलब जो भी हम रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं तो ये डेटाबेस जो है प्राइमरी डेटा स्टोर करने के लिए टेबल का इस्तेमाल करता है, डेटा स्टोर करने के लिए, और उस टेबल से हमें डेटा निकालना है तो ये SQL क्यूरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। तो हम SQL क्यूरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके रिलेशनल डेटाबेस में जो भी हमारा डेटा स्टोर्ड है टेबल के फॉर्म में, उस डेटा को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो भी डेटाबेस सिस्टम है, जैसे MySQL है, PostgreSQL है, Oracle है, Microsoft SQL सर्वर है, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये हमें रिलेशनल डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द रिलेशनल डेटाबेस। सो नाउ NoSQL डेटाबेस। सो डेटाबेस के अंदर NoSQL डेटाबेस टाइप का भी डेटाबेस होता है, जिसके अंदर वो SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का कोई इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, डेटा रिट्राइव करने के लिए या फिर डेटा स्टोर करने के लिए। उसी को NoSQL डेटाबेस कहा जाता है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस इन विच डेटा स्टोर्ड इन ए की वैल्यू पेयर। सो जो भी हमारा NoSQL डेटाबेस होता है वो एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस होता है। डॉक्यूमेंट मतलब कि आपके पास कुछ डेटा है जो कि की वैल्यू पेयर के अंदर वो डेटा आपने रखा है, जैसे हमारा JSON फॉर्मेट, जिसके अंदर जो भी हमारा डेटा की और वैल्यू के फॉर्म में होता है। तो जो भी डेटा आपका की वैल्यू के फॉर्म स्ट्रक्चर में होता है उसी को डॉक्यूमेंट कहा जाता है।
तो आपका डेटा इस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है NoSQL डेटाबेस के अंदर, और उसको रिट्राइव करने के लिए या फिर उस डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कोई SQL क्यूरी की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसी को कहा जाता है NoSQL डेटाबेस। ठीक है, तो फिर ये डेटाबेस जो होता है ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है एंड स्केलेबल डेटाबेस होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि यहाँ पे कोई आपका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता डेटा की, आपको उसी स्ट्रक्चर में डेटा को फ्रेम करना है। इसका एक सिंपली की वैल्यू पेयर का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर आप फ्लेक्सिबल कितने भी डेटा नेस्टेड करो या कितना भी डेटा उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, और इस डेटा का एग्जांपल है जैसे MongoDB NoSQL डेटाबेस यूज करता है। उसके बाद है Redis है, कैसेंड्रा है एंड ग्राफ डेटाबेस है। ओके, जिसको हम न्यू फोर जे कहते हैं। तो ये उस टाइप के डेटाबेस है। ओके, तो इसी को कहा जाता है NoSQL डेटाबेस। उसके बाद जो डेटाबेस होता है इन मेमोरी डेटाबेस। ओके, तो नॉर्मली जो भी डेटाबेस हमारा वर्क करता है वो किसी हार्ड डिस्क पे हमारे डेटा को स्टोर करता है और उसी के अंदर स्ट्रक्चर बना के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लेकिन इन मेमोरी डेटाबेस होता है तो ये डेटाबेस स्टोर करता है डेटा को इन सिस्टम मेन मेमोरी। तो जो भी डेटा होता है इस टाइप के डेटाबेस के अंदर, उस डेटा को मेन मेमोरी के अंदर ही स्टोर करता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में, ताकि फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके उस डेटा के ऊपर। जैसे कि डेटा को एक्सेस करना है, हमें एक्सेस मतलब उसके अंदर डेटा रखना है या फिर उससे डेटा निकालना है, तो इसके लिए वो डायरेक्टली इन मेमोरी के अंदर ही डेटा को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में स्टोर करता है। तो इस टाइप का जो भी डेटाबेस होता है उसको इन मेमोरी डेटाबेस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है जैसे Redis है, मेमकैस्ट, तो ये इन मेमोरी डेटाबेस है। ओके ना, उसके बाद है क्लाउड डेटाबेस। तो अभी क्लाउड प्लेटफॉर्म आए अभी, जो कि आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको खुद का कंप्यूटर मेंटेन नहीं करना होता है। सारा सर्विसेज, सारे सॉफ्टवेयर क्लाउड प्लेटफॉर्म में अवेलेबल करके देते हैं, ताकि आप उसको सिर्फ यूज़ करके उतना ही पैसा पे कर सकते हो। तो क्लाउड डेटाबेस जो होता है, जो कि आप क्लाउड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो, तो उसके ऊपर भी एक डाटाबेस सिस्टम होता है। तो आपको खुद का डेटाबेस मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डेटाबेस सबके लिए शेयर होता है और सब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। तो उसी को क्लाउड डेटाबेस कहा जाता है। सो क्लाउड डेटाबेस होस्टेड ऑन अ क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड प्रोवाइड स्केलेबल एंड मैनेजेबल डाटाबेस सर्विस। सो डेटाबेस रिलेटेड जो भी सर्विस है वो प्रोवाइड करता है क्लाउड बेस्ड डाटाबेस। मतलब डेटाबेस सर्विसेज क्या क्या हो सकती है कि टू प्रोवाइड द स्टोरेज इन अ डेटाबेस, डेटाबेस रिट्राइवल ऑपरेशंस होते हैं या फिर बैकअप रिकवरी, जो भी डेटाबेस की रिलेटेड सर्विसेज है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो ये डेटाबेस शेयर्ड होता है, मतलब ये डेटाबेस बहुत सारे यूजर के अंदर सिंगल डेटाबेस शेयर होता है। ठीक है, तो इसी को क्लाउड डेटाबेस कहा जाता है, जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म में डेटाबेस होता है और उसको अलग अलग यूजर्स क्या कर सकते हैं, उस डेटा को शेयर कर सकते हैं उस डेटाबेस को। तो उस टाइप का डेटाबेस उसी को कहा जाता है क्लाउड डेटाबेस। सो उसका एग्जांपल है जैसे अमेजॉन RDS, गूगल क्लाउड SQL और माइक्रोसॉफ्ट Azure SQL डेटाबेस। सो दीज आर द डेटाबेस अवेलेबल ऑन द क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्लाउड डेटाबेस। नाउ उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। सो अभी कुछ डेटाबेस ऐसे होते हैं कि वो एक ही मेमोरी लोकेशन के ऊपर मतलब एक ही जगह पे पूरा डेटा स्टोर कर देते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या होता है कि आपका डेटा अलग अलग लोकेशन पे स्टोर करता है वो, मतलब एक लोकेशन पे सारा डेटा स्टोर नहीं होता है, अलग अलग जगह पे आपका डेटा स्टोर होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक लोकेशन से सारा डेटा को वो मैनेज करता है और प्रॉपर वे से हमें वो डेटा अवेलेबल करके देता है, या फिर उसके अंदर कुछ डेटा हम रखते हैं और उसको इफिशिएंटली वो रिट्राइव करके देता है। लेकिन वो डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब अलग अलग जगह पे डेटा आपका होता है। ठीक है, एक ही जगह पे पूरा डेटा नहीं होता है। तो जो भी डेटाबेस है आपका वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके अंदर, तो उसी को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहा जाता है। जैसे डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल फिजिकल लोकेशन। तो फिजिकल लोकेशन मतलब देयर इज अ डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, सेम स्टोरेज डिवाइस पे डेटाबेस नहीं होता है, वो अलग अलग डिवाइस पे भी डेटा स्टोर होता है, लेकिन ऑपरेट एक ही डेटाबेस सिस्टम उसको ऑपरेट करता है, either on a different server or across different data centers. तो these are the distributed databases. Okay, जैसे इसका एग्जांपल है गूगल स्पैनर,
and cockroach DB. Okay, so these are the example of the distributed database. जैसे गूगल स्पैनर है ना, कॉकरोच DB. ना उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस. ठीक है, सो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस भी होता है जो कि डेटा स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट DB एंड DB4O. तो ये जो डेटा होता है ये हमारे डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करता है. तो ये ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर कर देता है, उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस. ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द डेटाबेस. डेटाबेस के अलग अलग टाइप्स है. ओके, तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस, जो कि कॉमनली एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए ये डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है. जो भी हमारा डेटा है वो टेबल के फॉर्मेट में रख के हम रिलेशन सेट कर देते हैं. ठीक है, तो ये होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस. तो हम जो पढ़ने वाले PostgreSQL, तो ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि रिलेशनल डेटाबेस फीचर्स और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके वो हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देता है. तो जिसका यूज करके हम हमारा डेटा रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में रख सकते हैं, मतलब टेबल का इस्तेमाल करके और क्यूरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उसको रिट्राइव या फिर उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, सो राइट नाउ हियर अभी हम देखेंगे डेटाबेस ऑपरेशन. तो डेटाबेस क्या क्या ऑपरेशन करता है. मान लो कि डेटाबेस हमारे पास है, उसके मेन ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, मतलब वो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है. तो अभी हम ये देखेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे है यहाँ पे क्रूड ऑपरेशन. ठीक है, तो डेटाबेस का ये सबसे मेन बेसिक ऑपरेशन होता है क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा. सो जो भी डेटाबेस होता है उसका सबसे मेन एंड बेसिक ऑपरेशन क्रूड कहा जाता है. तो क्रूड का मतलब होता है C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट ऑपरेशन. तो कॉमन ऑपरेशन डेटाबेस के अंदर यही होते हैं कि डेटा हमारे डेटा को क्रिएट करे, मतलब डेटा को इंसर्ट करे उसके अंदर, उसके बाद उस डेटा को रीड करे मतलब बाहर निकाले, या फिर डेटा को अपडेट करे, चेंज करे उसके अंदर, या फिर जो है उसको डिलीट करना है. तो इस ऑपरेशन को कहा जाता है क्रूड ऑपरेशन. ओके, सो ये नॉर्मली बेसिक ऑपरेशन होती है डेटाबेस के, ये ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है ना. उसके बाद होता है डेटाबेस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाबेस का ऑपरेशन होता है, जैसे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट. सो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो भी हम डेटाबेस के अंदर रखते हैं या फिर उससे बाहर निकालते हैं, एक टाइम में एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसी को ट्रांजैक्शन कहा जाता है. ठीक है, तो जैसे हमारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं, जैसे हम बैंकिंग के ट्रांजैक्शन कहते हैं कि बैंक के ट्रांजैक्शन मतलब डेटा हमने डिपॉजिट किया, अमाउंट है निकाली, तो वन टाइम जो डिपॉजिट हो रही है अमाउंट, उसके बीच में जो प्रोसेस हो रही है उसी को ट्रांजैक्शन कहा जाता है. वैसे सेम हियर डेटाबेस के अंदर भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब हम एक टाइम में डेटा अगर सेव करना चाहते हैं तो उस टाइम में क्या क्या प्रोसेस से वो डेटा जा रहा है उसी को ट्रांजैक्शन कहा जाता है. ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो इसके अंदर डेटाबेस इंश्योर करता है दैट डेटाबेस ट्रांजैक्शन आर प्रोसेस रिलायबली एंड इंश्योर एसिड. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर जो भी हमारे ऑपरेशन हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से रिलायबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का काम होता है. उसके बाद वो चेक करता है कि जो भी चीज़ हो रही है वो एसिड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है. मतलब एसिड का मतलब होता है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. ओके, तो इसका मतलब ये था ये प्रॉपर्टी है डेटाबेस ट्रांजैक्शन की, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही ट्रांजैक्शन होनी चाहिए. जैसे एटोमिसिटी मतलब क्या है कि एक तो आपका डेटा इंसर्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ऐसे बीच में लटकना नहीं चाहिए, उसी को एटोमिसिटी बोलते हैं. मतलब कोई भी आप काम करने जा रहे हो डेटाबेस के ऊपर, तो एक तो काम सक्सेस होना चाहिए या नहीं तो फेल होना चाहिए, लेकिन उसमें बीच में कोई पेंडिंग नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसी को एटोमिसिटी कहते हैं. कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपका जो भी डेटा आपने अपडेट किया है तो वो जहाँ जहाँ पर उस डेटा को का रेफरेंस गया है सारी जगह वो डेटा कंसिस्टेंटली अपडेटेड होना चाहिए. मतलब डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए कि सेम डेटा अगर एक जगह पे आपने रखा है तो उसको जहाँ जहाँ पर यूज़ किया गया है सारी जगह रिफ्लेक्शन होना चाहिए. ये हो गया कंसिस्टेंसी. थर्ड होता है आइसोलेशन.
आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी डेटाबेस के ट्रांजैक्शन ऑपरेशन हो रहे हैं वो सेपरेट सेपरेट होनी चाहिए। मतलब एक ही टेबल पे आप दो लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो एक ही रिकॉर्ड पे, तो दोनों लोगों का ऑपरेशन एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सेपरेटली ऑपरेशन होना चाहिए, उसी को कहा जाता है आइसोलेशन। तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो आइसोलेट फॉर्म में होने चाहिए, मतलब आपका डेटाबेस शेयर्ड होता है, ठीक है। तो एक ही डेटाबेस के ऊपर, मतलब एक टेबल है और एक ही टेबल के ऊपर आपके बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं अलग अलग जगह से। जैसे मान लो कि आपकी एक वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन की, तो आप एक एट अ टाइम बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग उस टेबल के अंदर अलग अलग जगह से डेटा को सबमिट कर रहे हैं, तो सारा डेटा डेटाबेस में चला जा रहा है। तो एट अ टाइम बहुत सारे इंसर्ट ऑपरेशन हो रहा है, सेम ऑपरेशन एट अ टाइम हो रहे हैं, ओके। तो सारे ऑपरेशन आइसोलेशन में होने चाहिए, मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे, तो सारे ट्रांजैक्शन सेपरेट सेपरेट होने चाहिए, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो दीज आर द प्रॉपर्टी नथिंग बट द आइसोलेशन। उसकी बात होती है ड्यूरेबिलिटी, ओके। तो जो भी हमारा डेटा है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब जब तक हम उसको रिमूव कर नहीं करते या फिर उसको हम खुद नहीं डिलीट करते तब तक वो डेटा तो हमें वहाँ पे ड्यूरेबल होना ही चाहिए। सो दीज आर द एसिड प्रॉपर्टी जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के अंदर आती है, और ये डेटाबेस का ऑपरेशन होता है। यहाँ पर डेटाबेस खुद को एक बेहतर तरीके से साबित करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो हमें जैसे भी एप्लीकेशन करते तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करना पड़ता है। अब बैंकिंग एप्लीकेशन तो इसके सिवा होती नहीं है, इसके अंदर यही फीचर्स यूज़ होता है मैक्सिमम। तो ये ऑपरेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है डेटाबेस के अंदर, और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट पे ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती डेटाबेस में। तो लेकिन डोंट वरी, हम सब तरीके की चीज़ें देखेंगे, किस तरीके से ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करना है, इसकी प्रॉपर्टी जो है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ये चीज़ भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली ना। उसके बाद आता है कॉन्करेंसी कंट्रोल, ठीक है। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपके डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस के अंदर एट अ टाइम बहुत सारे ऑपरेशन डेटाबेस के ऊपर होते हैं। जैसे हमारा डेटाबेस शेयर्ड होता है और हमारा मल्टीपल एप्लीकेशन उस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। मल्टीपल, मान लो कि जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया था कि हमें एक फॉर्म सबमिट करना है, तो बहुत सारे लोग एक फॉर्म को सबमिट करते हैं और सबका डाटा एक टेबल में जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि डेटाबेस के अंदर एट अ टाइम साइमल्टेनियसली ऑपरेशन होते हैं, साइमल्टेनियसली। तो उसी को कॉन्करेंसी कहा जाता है। कॉन्करेंसी का मतलब क्या है कि एक रिसोर्स एट अ टाइम मल्टीपल ऑपरेशन सेम टाइम में परफॉर्म करता है, उसी को हम कॉन्करेंसी कहते हैं, ठीक है। सो कॉन्करेंसी में एक ही टेबल है हमारा और एट अ टाइम उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे हैं सेम टाइम में, तो इसका मतलब वो ऑपरेशन कॉन्करेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल मतलब आप उस कॉन्करेंसी को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो डेटाबेस का एक ऑपरेशन है कि वो कॉन्करेंसी को कंट्रोल करे, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं लेकिन वो उसको बेहतर तरीके से सारे ऑपरेशन को साइमल्टेनियसली करेगा विदाउट कॉन्फ्लिक्टिंग विथ ईच अदर, ओके। तो दीज आर द वन काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ डेटाबेस दैट परफॉर्म। उसके बाद आता है बैकअप एंड रिकवरी। तो बैकअप एंड रिकवरी जो होता है, तो ये भी एक डेटाबेस का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो आपका जो भी डेटा है, डेटा की इंटीग्रिटी जो है, मतलब डेटा की एक्यूरेसी। तो बैकअप का मतलब जो होता है कि जिस तरीके का आपका डेटा वहाँ पे था उसी तरीके से डेटा आपको मिलेगा, मतलब उसको डेटा इंटीग्रिटी कहा जाता है। एंड डेटा अवेलेबिलिटी इन केस ऑफ फेल्यूर, उसी को रिकवरी कहा जाता है। तो रिकवरी का मतलब होता है कि एनी केस में कुछ फेल्यूर होता है बट स्टिल आपको आपका डेटा अवेलेबल है, उसी को रिकवरी कहा जाता है। तो ये भी एक क्या होता है, डेटाबेस का एक ऑपरेशन होता है, ये प्रोसेसेस होती है जिसके अंदर वो बैकअप और रिकवरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। सो दीज आर द ऑपरेशन ऑफ द डेटाबेस। नाउ अभी हम डेटाबेस के यूज केसेस देखेंगे कि डेटाबेस हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मतलब उसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो जैसे मान लो कि बिजनेस एंड फाइनेंशियल सिस्टम है, तो जहाँ पर भी हम बिजनेस रिलेटेड डेटा होता है हमारा, या फिर फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं जहाँ पे हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर अकाउंटिंग रिलेटेड डेटा होते हैं, तो हम मैनेज करने के लिए डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हेल्थ केयर,
तो हेल्थ केयर के रिलेटेड जो भी हमारा डेटा बनता है, जैसे आपके ब्लड रिपोर्ट्स है, एक्सरे, सिटी स्कैन, इमेजेस है, वीडियोज है, ऑडियोज है, तो इस टाइप का डेटा भी मैनेज करने के लिए आप डेटाबेस सिस्टम का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर जैसे अटेंडेंस है आपकी, या फिर आपके असाइनमेंट्स, रिकॉर्ड, सिलेबस, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन, इस तरह का जो भी डेटा जनरेट होता है एजुकेशन सेक्टर में, तो वहाँ पर भी आप डेटाबेस का इस्तेमाल करके उसको मैनेज कर सकते हो। उसके बाद है ई कॉमर्स सेक्टर। ई कॉमर्स सेक्टर में जैसे कि ऑनलाइन कैटलॉग्स होते हैं आपके, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग होती है, ऑर्डर्स होती है, तो ये क्या है, इस तरीके का जो भी डेटा होता है आप वो भी मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद जैसे सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर हमारी पोस्ट होती है, कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, या फिर जो भी प्रोफाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो इस तरीके का डेटा भी मैनेज करना है तो हम डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देयर इज एक्सेट्रा मेनी मोर थिंग्स। ओके, हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं डेटाबेस का यूज करके हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द एक्चुअली यूज केस ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, सो राइट नाउ दीज आर the thing related to database. So I think it's enough for you to understand the what is the database and what kind of operation it can do. Okay, so आगे आगे हमें देखना है इसके स्पेसिफिक RDBMS के बारे में। तो हम बाद में फ्रॉम टुमारो वी विल सी द रिलेशनल डाटाबेस, जिसको हम RDBMS कहा जाता है। तो RDBMS के बारे में देखेंगे किस तरीके से RDBMS है, क्या डेटा किस तरीके से बनता है, डेटा का टाइप, चाहे PostgreSQL के अंदर क्या क्या टाइप्स के डेटा है। सो दीज आर द लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू लर्न। ओके, so far right now anybody have any question, doubt? Vihas, नो समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है? सर हो रहा है। दीपक, यस सर। समझ में आ रहा है? हो सर, हाँ, हो सर, समझ। ओके। साहिल, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर। Okay. Okay. This is enough for today. From tomorrow, we will drill into the next chapter of a database. Okay. So I have already sent this on a group. Okay. So just read it carefully, and from tomorrow we will see the RDBMS. Okay. So, is there anything to discuss? If nothing, then we have to wind up right now. हेलो सर। हाँ, सर ये 5 बजे ज्वाइन हो सकते हैं, फिर आप सेपरेट 2 बैच लेने वाले? देखो अभी तो 5 बजे तो ऑफलाइन का बैच है। मतलब ऑफलाइन के टाइम ऑनलाइन ये करते ही नहीं क्या यूज? हाँ, अभी तो हमने ऑफलाइन ले रहे हैं, तो ऑनलाइन का कुछ सेटअप, क्योंकि ऑफलाइन में बोर्ड पे सेटअप करना पड़ता है, तो फिर ये ऑनलाइन शेयर करना प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या आपको क्या ठीक है। 5 बजे की ज्वाइन करनी थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ज्वाइन कर सकता हूँ, तो पूछा मैंने। अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऑफलाइन करना है 5 बजे की ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ओके दीपक, आपको 5 बजे की ज्वाइन करनी है तो कर सकते हो, कल से मैं सेटअप कर देता हूँ फिर। ओके सर। जिस किसी को 5 बजे, क्योंकि अभी साहिल का प्रॉब्लम है, इसलिए बैच 9 का टाइम है, क्योंकि सब बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं कि उतना नाइट में हो रहा है, डिले हो रहा है। ओके, तो जिस किस को करना है करो, जो बैच ज्वाइन करना है करो। ओके।